नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। आपका मेरे इस YouTube चैनल जय विधि स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में चर्चा करी, जो दोनों ही जो मौर्य वंश था इसके महान शासक हुए हैं। आज हम मौर्य साम्राज्य का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था और सेकेंड पार्ट में बिंदुसार के बारे में चर्चा करी थी। अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे, चंद्रगुप्त मौर्य वाला और बिंदुसार वाला, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, तो आप उन दोनों लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इस लेक्चर में हम सम्राट अशोक के बारे में चर्चा करेंगे और सम्राट अशोक इतिहास में एक बहुत ही महान शासक हुआ है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी न्यूज आई है कि मध्य प्रदेश में आरक्षक भर्ती होने वाली है लगभग 4,200 पदों के लिए। तो उस एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स है, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू बने रहे मेरे इस चैनल पर। हम आरक्षक भर्ती के साथ साथ जितने भी मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सबकी तैयारी यहाँ पर करेंगे। तो आइए हम सम्राट अशोक के बारे में चर्चा करते हैं। सम्राट अशोक जो था वो किसका पुत्र था, ये हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिया है। सम्राट अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था, और जब बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक हुआ करता था उस समय सम्राट अशोक था वो उज्जैनी का गवर्नर था। कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैनी का राज्यपाल था। और हमने बिंदुसार के ही लेक्चर में पढ़ा था कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनको दबाने में सम्राट अशोक का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अगर हम इसके समय की चर्चा करें कि सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य में या भारत पर किस समय शासन किया, तो इसके दो अलग अलग टाइम मिलते हैं। एक समय मिलता है 269 बीसी से 232 बीसी, यानी 269 ईसा पूर्व से 232 बीसी। ये जो 269 बीसी है, इस समय क्या करा था? इस समय सम्राट अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था। तो जब से वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था उस समय से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। और बिंदुसार की जो हत्या हुई थी या बिंदुसार की मृत्यु हुई थी वो 273 बीसी में ही हो जाती है। तो कुछ बुक्स में इसका समय मिलता है 273 बीसी से 232 बीसी। तो अगर हम ये समय देखें तो इसका वास्तविक जो राज्याभिषेक है वो तो 273 बीसी में हुआ, 269 बीसी में हुआ था। 4 साल का जो मध्य का समय था, ऐसा माना जाता है कि इस समय ग्रह युद्ध हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करी, उसके बाद ये मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, यानी कि राजगद्दी पर बैठा। तो इसके आगे हम चर्चा करेंगे और इस समय की। तो आप दो ये समय याद रखिए। वास्तविक राज्याभिषेक से अगर हम इसका समय देखें तो 270 बीसी से 232 ईसा पूर्व, और अगर बिंदुसार की हत्या से हम इसके समय की बात करें तो 273 बीसी से 232 बीसी। ये जो सम्राट अशोक था इसके कुछ अन्य नाम भी हुआ करते थे। फर्स्ट तो सम्राट इसको कहा जाता था, दूसरा प्रियदर्शी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, प्रियदर्शी। इसका प्रियदर्शी नाम का उल्लेख कई जगह मिलता है, और देवानाम प्रिय भी इसका अन्य नाम था। तो याद रखिए, सम्राट, प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय। पिता की अगर बात करें तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसके पिता कौन है? बिंदुसार है। माता की बात करें तो सुभद्रांगी इसकी माता है। सुभद्रांगी सम्राट अशोक की माता है, जो कि चंपा की राजकुमारी हुआ करती थी। कहाँ की राजकुमारी हुआ करती थी? चंपा साम्राज्य था, उसकी राजकुमारी है सम्राट अशोक की माँ। उसके बाद हम इसकी पत्नियों की चर्चा करें तो इसकी मुख्य जो पत्नी थी, मुख्य रूप से या महत्वपूर्ण है जो एग्जाम की दृष्टि से, उसका नाम था श्रीदेवी। ये जो श्रीदेवी है ये विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री हुआ करती थी, और इस श्रीदेवी से ही एक पुत्र और एक पुत्री संतान की इसकी उत्पत्ति हुई। तो फर्स्ट पुत्र था महेंद्र, तो दूसरा था संघमित्रा। तो क्वेश्चन कब याद आया कि सम्राट अशोक की जो संतान थी महेंद्र और संघमित्रा, उसकी वो किसकी, मतलब कौन सी पत्नी की बच्चे थे? तो वो थे श्रीदेवी, जो कि विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थी। उसके बाद दूसरी है कौरवकी। ये कौरवकी कलिंग की राजकुमारी थी। जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, आगे हम चर्चा करेंगे, तो उस समय कौरवकी से इसने विवाह किया था। और एक दिव्य वदान बौद्ध ग्रंथ में भी उल्लेख मिलता है तिष्प्रक्षिता एक पत्नी है, मुख्य रूप से श्रीदेवी है और कौरवकी है।
ये तिष्प्रक्षिता, ये बौद्ध ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है कि ये भी इसकी पत्नी हुआ करती थी। और बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अपने 99 या 99 भाइयों की हत्या करी, है ना। तो 4 वर्ष जो था उन 270 से लेकर 273 बीसी के बीच का जो समय था, उस समय में इसने क्या करा, अपने 99 भाइयों की हत्या करी, ऐसा उल्लेख मिलता है। और उसके बाद ये क्या करता है, ये राजगद्दी पर बैठता है। 270 बीसी में इसका क्या हो जाता है, वास्तविक राज्य अभिषेक। अशोक का कभी क्वेश्चन पूछ ले कि अशोक का वास्तविक राज्य अभिषेक कब हुआ था, तो अशोक का वास्तविक राज्य अभिषेक हुआ था 269 बीसी में। अब हम चर्चा करते हैं, ये तो हमने अशोक का सामान्य परिचय पढ़ लिया कि अशोक का समय क्या था, अशोक के पिता कौन थे, अशोक की माता कौन थी, अशोक की पत्नियों के बारे में हमने चर्चा करी और उसके राज्याभिषेक के बारे में चर्चा करी। अब हम चर्चा करते हैं कलिंग युद्ध। ये जो कलिंग का युद्ध है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है या इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अशोक के पहले एक शासक हुआ करता था, नंद वंश का शासक, जो कि पहला ही नंद वंश का शासक था, महापद्मनंद। ऐसा कहा जाता है कि उस महापद्मनंद ने भी सबसे पहले कलिंग पर आक्रमण किया। परंतु अगर हम महत्वपूर्ण कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करें तो वो अशोक के समय हुआ। अशोक ने लगभग 261 बीसी या 261 ईसा पूर्व के आसपास कलिंग पर आक्रमण किया था। और ये जो आक्रमण हुआ था, अशोक ने 261 बीसी में जो आक्रमण किया था, ये राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद किया। कब किया था, जब 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक हो गया था, उसके लगभग 8 वर्ष बाद 261 बीसी में या 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये जो कलिंग है, ये कलिंग का युद्ध जो है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अशोक का एक अभिलेख है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, 13वां अभिलेख। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। कभी पूछ ले कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में, तो याद रखिए 13वें शिलालेख में या 13वां बृहद शिलालेख में कलिंग के युद्ध का उल्लेख है। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अगला है, इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए। ये जो युद्ध था, इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे जाने की आशंका है और लगभग इतने ही निर्वासित हो गए। 1 लाख लोगों के आसपास ही निर्वासित हो गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख के आसपास लोगों की इस समय क्या किया था, बंदी बनाया गया। तो लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1 लाख लोग निर्वासित हो गए, मतलब यहाँ से कहीं दूसरी जगह पलायन हो गए। और लगभग 1.5 लाख के आसपास लोगों को इस समय बंदी बना लिया। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध इतना भयानक था कि जो पूरा युद्ध का मैदान था वो पूरा ही रक्त से भरा हुआ था। तो उस रक्त से भरा हुआ ये इतनी दयनीय या इतनी खराब स्थिति होने के कारण अशोक का जो हृदय वो परिवर्तित हो जाता है। हृदय अशोक सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अशोक इस प्रकार सोचने के बाद एक डिसीजन लेता है कि मैं क्या करूंगा, युद्ध की नीति को त्याग दूंगा, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा और शांति की नीति या धर्म की नीति को अपनाऊंगा। तो इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन होता है, उस हृदय परिवर्तन के बाद ही वो युद्ध की नीति को त्याग देता है और धर्म की नीति या शांति की नीति को अपनाता है। तो ये हुआ कलिंग युद्ध। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ और अन्य फैक्ट जो इस युद्ध से रिलेटेड है या अशोक से रिलेटेड है, उनकी हम चर्चा करते हैं। ये जो युद्ध हो जाता है, इस युद्ध के बाद अशोक ऐसा कहता है, उसका हृदय परिवर्तन होने के बाद वो कहता है कि अब आगे मेरी घोष ना होकर धर्म की घोष होगी। मतलब अब अशोक का घोष ना होकर धर्म की घोष होगी, मतलब शांति की नीति यहाँ पर चलेगी। अशोक इसके बाद क्या कर लेता है, कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि बौद्ध धर्म अपना लेता है और शांति की नीति पर कार्य करता है, वो युद्ध की नीति पर कार्य नहीं करता है। तो कलिंग युद्ध का मुख्य कारण ऐसा माना जाता है कि आर्थिक, बताया जाता है कि ये जो कलिंग वाला क्षेत्र है ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही विकसित था। इस कारण अशोक इस पर आक्रमण करता है और इसमें ये युद्ध की नीति त्याग देता है। अशोक ब्राह्मण धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जो वो दीक्षा लेता है वो उपगुप्त से लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लेता है, तो अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लेता है। किससे लेता है, उपगुप्त से लेता है। तो ये यहाँ पर कलिंग युद्ध समाप्त होता है। तो इस युद्ध के जो भी हमने फैक्ट पढ़े बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने
फालतू फैक्ट यहाँ पर बिल्कुल भी ऐड नहीं करे हैं। तो आप ये जितने भी फैक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी को आपको याद करना जरूरी। कुछ नोट के बारे में चर्चा करते हैं। हमने देखा था कि अशोक की जो पत्नी थी श्रीदेवी, उससे 2 संतान की प्राप्ति हुई थी। पहले पुत्र का नाम था महेंद्र व एक पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा। तो ये जो अशोक है ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या करता है, अपनी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजता है। कहां पर भेजता है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजते। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है। एक पुस्तक है राज तरंगिणी। ये जो राज तरंगिणी पुस्तक है इसके लेखक है कल्हण। इस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है कि ये जो अशोक होता है ये शिव का बहुत बड़ा उपासक होता है, भगवान शिव का उपासक होता है। कब होता है, कलिंग युद्ध से पहले होता है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद तो ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। उससे पहले ये शिव का उपासक होता है। किसका उपासक होता है, भगवान शिव का उपासक होता है। तो याद रखिए राज तरंगिणी में इसका उल्लेख है। 2 नगर बसाया था अशोक ने। फर्स्ट है श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर, और ललित पाटन। ये जो ललित पाटन है ये नेपाल में पड़ता है। तो अशोक द्वारा श्रीनगर और ललित पाटन 2 नगर बसाए गए या 2 शहर बसाए गए। उसके बाद क्या होता है, गया बिहार में एक पहाड़ी पड़ती है, बराबर की गुफा, एक पहाड़ी पर बराबर की गुफाएं। गया बिहार में, बोध गया जिसको कहा जाता है, गया बिहार में अशोक बराबर की गुफाओं में क्या करता है, गुफाओं का निर्माण करवाता है। कितनी गुफाओं का निर्माण करता है, 4 गुफाओं का निर्माण करता है। ये जो गुफाओं का निर्माण करवाता है ये एक संप्रदाय होता है, आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय के लिए करता है और बाद में इन गुफाओं को दान कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक करवाता है। किस संप्रदाय के लिए करवाता है, तो आजीवक संप्रदाय के लिए करवाता है, जिनको दान कर लेता है। इन गुफाओं के अगर हम नाम की चर्चा करें तो इन गुफाओं के नाम थोड़े से इंपोर्टेंट है। फर्स्ट गुफा थी कर्ण गुफा, दूसरी है चौपार गुफा, तीसरी है सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी। तो यहाँ पर अशोक से रिलेटेड प्रमुख फैक्ट कंप्लीट होते हैं। अब अशोक के कुछ हम शिलालेख अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभिलेख जो है और मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगला जो हमारा पार्ट आएगा इस मौर्य साम्राज्य का, जो लास्ट पार्ट होगा, उसमें अशोक द्वारा जो अभिलेखों का निर्माण कराया जाता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मौर्य जो साम्राज्य होता है उसकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम अगला देखते हैं कि अशोक के कुछ उत्तराधिकारी भी होते। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक होते जो कि कमजोर शासक होते, निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। अशोक एक महान शासक हुआ चंद्रगुप्त इस वंश का, मौर्य वंश का। इसके बाद कुछ कमजोर शासक आते हैं, निर्बल शासक आते हैं। अशोक के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है ये साम्राज्य। कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है पूर्वी क्षेत्र, दूसरा होता है पश्चिमी क्षेत्र। जो पूर्वी क्षेत्र होता है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती है, जो बिहार में। पूर्वी क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र होती है, पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी उज्जैनी होती है, वर्तमान उज्जैन। पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी उज्जैन। इस पश्चिमी क्षेत्र के अगर प्रमुख शासकों के बारे में बात करें तो संप्रीति और कुणाल इसके प्रमुख शासक हुए। तो याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी उज्जैनी थी, इसके प्रमुख शासक कुणाल व संप्रीति थी। और ये जो पूर्वी क्षेत्र है इसकी राजधानी तो पाटलिपुत्र थी। इसका एक प्रमुख शासक हुआ महान शासक दशरथ। दशरथ के बाद एक अंतिम शासक आता है बृहदत्त। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, और इस बृहदत्त की हत्या करता है इसी का सेनापति। इसका एक सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। कौन होता है, पुष्यमित्र शुंग। ये जो पुष्यमित्र शुंग होता है ये इस बृहदत्त की हत्या कर देता है, बृहदत्त की हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ से शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। इस शुंग वंश को पढ़ने से पहले हम मौर्य वंश की कुछ व्यवस्थाएं देखेंगे और अशोक के प्रमुख अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का ये जो आपको वीडियो है मैंने पढ़ाया है ये कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।